1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के 10 साल बाद आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। लेकिन इन 10 सालों के अंदर दो बड़ी घटनाएं घटती है जिसने 1919 के एक्ट को शेप किया था। इनमें से पहला तो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 एंड इट वाज द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर ब्रिटिशर्स को इंडियन ट्रूप्स की ज़रूरत थी। प्रथम विश्व युद्ध की भयानक काला साया अंग्रेज़ों के ऊपर मंडरा रहा था। The Britishers desperately needed Indian men to fight for them। तो यहाँ पे हम यानी हमारे उस टाइम के लीडर्स इंडियंस, so we thought that if we help the Britishers, अगर हम उनकी मदद करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इन रिटर्न वो हमारी मांगे सुनेंगे। देखो ये बात है 1914 की, तो एट दैट टाइम ऐसा फ्रीडम का डिमांड नहीं था। एट दैट टाइम यही डिमांड था कि गुड गवर्नेंस लाए और हमारी इंडियन पर्सपेक्टिव से जो बातें हैं उसको समझा जाए। तो बेसिक सोच यही थी। ये सही सोच थी गलत सोच थी वो तो क्या ही बताए, बेसिक सोच यही थी अगर हम उनकी हेल्प करें तो वो हमें मदद करें। सो एग्जैक्टली फॉर दिस रीज़न हमारे लीडर्स उस टाइम दो प्रोमिनेंट जो एसोसिएशन थे, एक तरफ था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी तरफ था द मुस्लिम लीग। सो दिस बोथ प्रोमिनेंट एसोसिएशन ये एकत्रित बैठते हैं लखनऊ पैक्ट में, इसे बोला जाता है, इन मीटिंग को बोला जाता है लखनऊ पैक्ट। और वहाँ पे बैठ के इन्होंने डिसाइड करना था कि एक्चुअली क्या डिमांड रखा जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। द लखनऊ पैक्ट में यह डिमांड रखा जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का सैलरी ब्रिटिश सरकार खुद दे, वो इंडियन रेवेन्यू से ना जाए। तो इसका रिस्पॉन्स ने ब्रिटिशर्स ने भी एक अच्छा गेम खेल दिया। उन्होंने बताया कि अच्छा भाई तुम इंडियंस अगर ये चाहते हो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की सैलरी हम लोग दे, तो फिर एक काम करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की जॉब प्रोफाइल को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो सिर्फ हमारा काम तो करने नहीं बैठा, वो लोग तुम्हारा हाई कमीशन का काम भी कर रहा है, तो क्यों ना इस सैलरी जॉब प्रोफाइल को डिवाइड कर दे। एक होगा हाई कमीशन जिसका सैलरी इंडियंस लोग भरेंगे, एक होगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जिसका सैलरी ब्रिटिश सरकार भरेंगी। तो ये लखनऊ पैक्ट के डिमांड में इन रिटर्न इनका प्रपोजल था और काफ़ी हद तक हम कह भी सकते हैं इन्होंने लखनऊ पैक्ट में जो डिमांड किया था, ये एक वाला डिमांड, उसको फुलफिल किया। और ऐसे ही बहुत सारे छोटी मोटी डिमांड्स थी लखनऊ पैक्ट में। जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे एक एक डिमांड्स को हम यहाँ पे एड्रेस करते जाएंगे। स्ट्रक्चरली, सोशियली, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत सारी डिमांड्स थी एंड वी कैन से दैट काफ़ी हद तक उनकी डिमांड्स फुलफिल हुई थी यहाँ पे। ऑलराइट, तो गया 1916। अब 1917 में एक नया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आता है जिसका नाम है एडविन मॉन्टेग्यू। तो ये एडविन मॉन्टेग्यू आते ही अगस्त में एक डिक्लेरेशन देता है कि भाई देखो अब मतलब ब्रिटिश शासन, अब हम इच्छुक हैं कि भारत में एक गुड गवर्नेंस लाए। इट इज आवर गुड विल दैट वी विल ब्रिंग अ गुड गवर्नेंस इनटू द इंडिया। ठीक है, पूरा नेता की तरह बड़ी बड़ी भाषण फेंकता है, ठीक है, और तुम्हें पता है नेता कैसे काम करते हैं। और उसके बाद देखो आता है 1919 और 1919 में एक भयानक सिलसिला हुआ था जिसने पूरा देश को हिला कर रख दिया था। और ब्रिटिशर्स भी इस सिलसिले के बाद, इस इंसिडेंट के बाद ये तो अब समझ चुके थे कि अब भाई पिटाने वाले हैं हम। द जालियनवाला बाग एट्रॉसिटी, जहाँ पर जनरल डायर निर्मम तरीके से मासूम निशस्त्र जनता पे जो कि बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे उनके ऊपर ओपन फायर करता है। मेन, वुमेन, चिल्ड्रन ऑल वेर मर्सिलेसली किल्ड। और ये कांड देशवासियों के अंदर आक्रोश भर देती है। ये सारे बैकग्राउंड इंसिडेंट के बाद आता है 1919 में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। हाँ, मॉन्टेग्यू क्योंकि ये था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चेम्सफोर्ड ये था क्या, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और जो सारे एक्ट्स होते थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय मिलकर बनाते थे। सो 1919 का जो एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखो कि 1919 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल इन्होंने प्रस्तुत किया और उस प्रीएम्बल में लिखे थे कि
हम ब्रिटिशर्स आउट ऑफ आवर गुडविल यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं जहाँ पर इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। पर तुम इंडियंस ये मत समझ लेना कि दिस ऑल थिंग्स बिलोंग टू यू, ये पूरा ब्रिटिश क्राउन का इंटीग्रल पार्ट रहेगा। ठीक है, तो यार देखो 1919 में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। हम सेक्शन वाइज देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या क्या रिफॉर्म हुए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंटर वाइज, उसके बाद स्टेट वाइज, स्टेट तो नहीं प्रोविंस वाइज, ये सब देखेंगे इंडिविजुअली। सो लेट्स फर्स्ट मूव ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में द एग्जीक्यूटिव काउंसिल का संख्या 6 से वृद्धि करके 8 किया गया और पहले सिर्फ एक इंडियन यहाँ पे अलाउ था, अभी 8 में से 3 भारतीय यहाँ पे अलाउड किए गए। ठीक है, और उसके साथ सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस हुआ एक नया कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाईकैमरलिज्म। ठीक है, ये बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। बाईकैमरलिज्म हमारे पार्लियामेंट में होता है। जैसे हमारे पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेस, द अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, द लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा बोलते हैं। तो ये जो चीजें आई थी ना, ये 1919 के बाईकैमरलिज्म से ही डेरिवेटिव्स है और ये एग्जैक्ट मॉडल किसका है? इट वाज द मॉडल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 1919 में ये चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू रिफॉर्म में ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिमिक करने की कोशिश की गई, बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक है लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि था लोअर हाउस, दूसरा था द काउंसिल ऑफ द स्टेट जिसे अपर हाउस कहा जाता था। इसकी संख्या थी 145 और काउंसिल ऑफ स्टेट की संख्या थी 60 टोटल मेंबर। फर्दर अगर इसके कंपोजिशन को देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली को फर्दर डिवाइड किया जा सकता था इनटू इलेक्टेड, दूसरा नॉमिनेटेड से। सिमिलरली काउंसिल ऑफ स्टेट को भी फर्दर बाइफर्केट किया जा सकता था इनटू इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। उसके बाद अगर हम नॉमिनेटेड को भी फर्दर देखते हैं तो नॉमिनेटेड में आते हैं एक ऑफिशियल, दूसरा नॉन ऑफिशियल। सिमिलरली काउंसिल ऑफ स्टेट के नॉमिनेटेड में भी आते हैं ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो भाई ये तो बात हमने कर ली ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब आते हैं हमारे प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर में भी बहुत सारे चेंज हुए हैं। प्रोविंसेस का मतलब स्टेट हम समझ सकते थे, उस टाइम स्टेट तो पूरा क्लियर का डिमार्केशन नहीं था, प्रोविंसेस बोलते हैं। तो प्रोविंशियल लेवल पर भी बहुत सारे चेंजेस हुए। क्या क्या हुआ देखो। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में पहले जो 7 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, असम, बर्मा, पंजाब, उसमें और 2 प्रोविंसेस ऐड किए गए। एक है बिहार एंड उड़ीसा, सेकंड है द सेंट्रल प्रोविंस। दूसरी चीज है कि एडिशनल मेंबर वर आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है ना, तो ये सब सारे चेंजेस जो थे, इट वाज जस्ट द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। प्रोविंस लेवल पर एक और खतरनाक चीज इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस होता है, मतलब डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नेंस इंट्रोड्यूस होता है। इसका क्या मतलब देखो, ये तो भाई क्लियर सी बात है कि सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंस लेवल पर जो लॉ मेकिंग होती है उसका लिस्ट अलग अलग होता है। मतलब ये सारे टॉपिक्स के ऊपर सेंटर लॉ मेकिंग कर सकता है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर प्रोविंस मतलब स्टेट जो था वो लॉ मेकिंग कर सकता है। तो ये वाली चीज फर्दर पूरा क्लियर कट डिमार्केशन इससे पहले नहीं था, ये वाला क्लियर कट पूरा डिवीजन किया गया। उसके बाद डायरकी जो प्रोविंस पे आता है उसका मतलब क्या है, जो सारे काम प्रोविंस लेवल पर होने हैं उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया था इनटू 2। ठीक है, एक था रिजर्व्ड सेक्शन, एक था ट्रांसफरेबल। रिजर्व सेक्शन में लॉ मेकिंग कौन करता था? गवर्नर करता था और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर करते थे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफरेबल में लॉ मेकिंग कौन करता था? गवर्नर के प्रेजेंस पे होता था, पर यहाँ पे इंडियंस अवेलेबल थे। तो मतलब जाहिर सी बात है रिजर्व में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखा गया होगा और यहाँ पे इंडियन वाले सेक्शन में मतलब ट्रांसफरेबल में सारे आलतू फालतू चीज़ें जैसे सफाई, बीएमसी डिपार्टमेंट, ये सारे भर दिए होंगे। अरे भाई ऑब्वियस सी चीज़ है, यहाँ पे अगर पावर देंगे तो ये इंडियंस के हाथ में आ जाएगा क्योंकि इंडियंस वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांसफरेबल सेक्शन। ठीक है, तो ये वाला चीज़ खेल दिए थे उन्होंने एट द प्रोविंस लेवल डायरकी इंट्रोड्यूस करके। अरे रुका रुका रुका,
हमें भूल गए क्या? अरे हाँ, और एक चीज 1919 के एक्ट में वुमेन लोगों को वोटिंग राइट्स दी गई। और देखो यार, वोटिंग राइट्स भी उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि फ्री वोटिंग राइट्स था, तो एंटायर इंडिया में सिर्फ 17,000 लोग ही वोट दे सकते थे, क्योंकि वोटिंग देने का क्राइटेरिया ही बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट किए थे। एजुकेटेड होने चाहिए, पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट पे करना चाहिए, मतलब सिर्फ अमीर ही उनके पास, लैंडलॉर्ड वगैरह ये सब के पास, जो राजा रजवाड़े थे उनके पास ही वोटिंग राइट्स होता था। तो फ्री वोट तो का कॉन्सेप्ट नहीं था, पर वुमेन लोगों को पहली बार 1919 में हमारे यहाँ पे वोट देने का प्रावधान मिला था इन द ईयर ऑफ 1919। ठीक है, सो दिस वर ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे हम बोलते हैं चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स। और यहाँ पे और एक बात यहाँ पे होती है कि 10 ईयर्स बाद एक कमीशन आने वाला होता है, जैसे हम बोलते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसका भी हुआ, और साइमन कमीशन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, टैक्स इंक्रीज कर दिए थे, और लाला जी की वहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो साइमन कमीशन का प्रावधान यहाँ पे रखा जाता है। और एक चीज़ है कि द पब्लिक कमीशन का क्या स्थापत्य भी यहाँ पे रखा जाता है, जैसे हमारा होता है ना यूपीएससी पब्लिक कमीशन, जैसे स्टेट पीसीएस जैसे ये जैसे, तो ये सारे पब्लिक कमीशन का क्या फाउंडेशन इस एक्ट में क्लियर कटली मेंशन होता है। तो यार ओवरऑली अगर देखा जाए तो इट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे इंडियन लोग डायरेक्टली लॉ मेकिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व थे। हालांकि वो डिपार्टमेंट उतना अच्छे नहीं थे, पर वो लोग इन्वॉल्व तो हुए। इट वॉज द फर्स्ट थिंग जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा था। वुमेन्स को वोटिंग राइट मिलती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडिया दाखिल होते हैं। सो दिस वेर ऑल द क्या टेकिंग्स फ्रॉम द 1919 एक्ट, जिसे हम बोलते हैं द मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स।